हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 20 ऑफ जेई 40 डे क्रैश कोर्स सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये है डिस्क्लेमर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालिसिस। तो अगर हम देखें टोटल क्वेश्चंस 2019 से लेके 2024 तक, तो 7 क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर से अभी तक पूछे जा चुके हैं। दैट मीन्स एक क्वेश्चन हर साल जेई में इस टॉपिक से इंक्लूडेड है। तो अगर आप इसका वेटेज देखोगे, वेटेज कितना है 3.7%। ओके, दैट मीन्स ये चैप्टर अच्छा वेटेज होल्ड करता है। तो अब हम इसका ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो 2024 में जो टॉपिक एरिया था वो था प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कॉन्सेप्ट कवर था ग्रुप प्लेसमेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था 1 और लेवल था इजी। ठीक है, तो इसका की फोकस एरिया क्या है? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट पोजीशन इन ग्रुप्स। अगर मैं 2023 देखूं तो 2023 में टॉपिक एरिया था पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। कॉन्सेप्ट कवर था पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा गया था 1 और लेवल था एवरेज। ठीक है, तो की फोकस एरिया क्या है? चेंज इन प्रॉपर्टीज अक्रॉस पीरियड्स। 2022 में टॉपिक एरिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कॉन्सेप्ट कवर था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे 1 और डिफिकल्टी लेवल था इजी। ठीक है, तो की फोकस एरिया क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर मैं 2021 की बात करूं तो वहां पे टॉपिक एरिया था पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। कॉन्सेप्ट कवर था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था 1 और लेवल था एवरेज। ठीक है, तो की फोकस एरिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं 2020 की बात करूं तो टॉपिक एरिया था पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्सेप्ट कवर था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्साइड ट्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अननोन एलिमेंट्स। क्वेश्चन पूछा गया था 1, लेवल था इजी। और यहाँ पे हमारा जो की फोकस एरिया था वो था मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन बिहेवियर एंड नेमिंग। अब अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में हमारा टॉपिक एरिया था पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। कॉन्सेप्ट कवर था पीरियोडिक ट्रेंड, आयनाइजेशन ट्रेंड। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया थे 2, लेवल था इजी। और की फोकस एरिया क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है अर्लियर अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की और जो प्रेजेंट फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। उसके बाद हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और लास्ट में हम समराइज करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहला अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कि जो शुरुआत में जो कोशिश हुई थी पीरियोडिक टेबल को डेवलपमेंट करने की वो क्या क्या थी। तो अगर हम बात करें तो पहले बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो नोन एलिमेंट्स हैं हम उनको क्लासिफाई कर सकें। तो ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो था प्राउट हाइपोथेसिस। तो प्राउट हाइपोथेसिस क्या था? विलियम प्राउट ने 1815 में एक आइडिया दिया था जिसको प्राउट हाइपोथेसिस बोलते हैं। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का मल्टीपल होता है। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1। ठीक है, तो बाकी सब एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हाइड्रोजन के कुछ होल नंबर इंटू 1 जैसा होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल से समझो, अगर मैं ऑक्सीजन लूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। तो 16 इंटू 1 कितना हुआ? 16। वैसे ही कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12। तो 12 इंटू 1 कितना हुआ? 12। ठीक है, तो प्राउट ने बोला कि हाइड्रोजन एक फंडामेंटल पार्टिकल है और बाकी एलिमेंट्स उसी का मल्टीपल बनाकर बने हैं। अब इनकी हाइपोथेसिस थी वो गलत प्रूफ हो गई। गलत प्रूफ क्यों हुई?
क्योंकि बाद में एग्जैक्ट एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट किया गया। तो बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पूरे होल नंबर मल्टीपल्स नहीं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास प्योर होल नंबर मल्टीपल्स नहीं थे। एग्जाम्पल क्लोरीन ले लो। क्लोरीन का मास क्या है, एटॉमिक मास 35.5, जो होल नंबर का मल्टीपल नहीं है। वैसे ही कॉपर, कॉपर का क्या है 63.5। तो ये वैल्यूज दी थी, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज आई। तो इस वजह से जो प्राउड्स हाइपोथेसिस था वो क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, अगला यहाँ पे आया डोबेराइनर ट्राइड्स। तो डोबेराइनर ट्राइड्स ने क्या बोला, इन्होंने ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो इन्होंने 1829 में एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप, जिसे हम ट्राइड बोले, तो ट्राइड में इन्होंने अरेंज किया। तो इन्होंने देखा कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दो के एवरेज के बराबर है। देखो एग्जाम्पल से समझो, अगर मैं बोलूं लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो लिथियम और पोटेशियम का मास का जो एवरेज है वो सोडियम के मास के आसपास था। ठीक है, पर दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि जो ट्रिक थी ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स पर ही वर्क हुई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आया, इसके बाद आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड ने क्या ऑब्जर्व किया, तो जॉन न्यूलैंड ने 1805 में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। उन्होंने क्या देखा कि हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक म्यूजिक का ऑक्टेव है। देखो म्यूजिक का ऑक्टेव जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये बिल्कुल ऐसा पैटर्न है। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो बोला गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या बोला कि हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले की जैसी है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आया, फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन जैसी ही उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी 1 and 8 जो है वो क्या है, सिमिलर है। पर इनके में भी कुछ लिमिटेशंस थी। वो क्या थी कि सिर्फ लाइट एलिमेंट्स दैट इज अप टू कैल्शियम तक ही ये काम किया। कैल्शियम के बाद क्या हुआ, ये जो पैटर्न था ये डिस्टरप्ट हो गया या फिर बिगड़ गया। ठीक है, और न्यूलैंड ने न्यू एलिमेंट्स के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। तो जो बाद में डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे वो टेबल में फिट ही नहीं हो सके। ठीक है, और क्या था, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे उसको सेम ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, कुछ ऐसी जोड़ियां थी जो आप बोल सकते हो जो बिल्कुल मैच ही नहीं करती। जैसे कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया। ठीक है, तो ये कुछ इनकी लिमिटेशंस थी। अगला क्या था, अगला लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व था। तो जर्मन साइंटिस्ट थे लोथर मेयर, इन्होंने 1869 में एक ग्राफ बनाया था जिसमें इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम, जो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी है, तो एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास के अगेंस्ट प्लॉट किया। तो इस ग्राफ को इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व बोला। ठीक है, तो कर्व जो है वो वेव जैसा, यानी पीक्स एंड वैलीज जैसा होता है। तो जो हाईएस्ट पीक है वहां पे हाईली रिएक्टिव एल्कली मेटल थे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। और जो लोएस्ट पॉइंट्स था, जो वैलीज थी, वहां पे हैलोजेंस एंड नोबल मेटल्स थे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, मतलब ग्राफ एक पीरियोडिक वेव जैसा होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है, ये इनका कहना था। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या करा कि जो एटॉमिक वॉल्यूम थी वो पीरियोडिकली रिपीट होता है। तो जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है तो प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती दिखती है। ठीक है, तो जो एल्कली मेटल है वो हमेशा हाईएस्ट पीक पर आता है। क्यों, क्योंकि उनका लार्जर एटॉमिक साइज होता है, लो डेंसिटी होती है और हाई एटॉमिक वॉल्यूम होता है। और जो नोबल मेटल्स या हैलोजेंस थे वो लोएस्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि उनका स्मॉलर एटॉमिक साइज होता है, हाई डेंसिटी होती है और लो एटॉमिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसके बाद आए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।
तो 1869 में मेंडलीव ने टेबल को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो अब इसके फीचर्स क्या थे? सबसे पहले पीरियोडिक लॉ, तो एलिमेंट्स जो थे वो अरेंज थे बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो रिपीटिशन दिखाते हैं प्रॉपर्टीज के आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, जो पीरियोडिक टेबल थी उसको ग्रुप्स एंड पीरियड्स में बांटा। तो 8 ग्रुप थे, ठीक है, और 6 पीरियड्स थे। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे वो सेम ग्रुप में थे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या फिर रुबीडियम हो गया। ठीक है, और जो इन्होंने क्या करा, इन्होंने गैप्स भी छोड़े उन मेटल्स के लिए या फिर उन एलिमेंट्स के लिए जो अनडिस्कवर्ड थे। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट किया। ठीक है, तो ये था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या थी कि एटॉमिक मास के बेसिस पर कुछ एनोमलीज थी। ठीक है, जैसे कोबाल्ट एंड निकल, या फिर हम बोल सकते हैं आर्गन एंड पोटेशियम, ये रॉन्ग ऑर्डर में पड़ गए। ठीक है, और हाइड्रोजन का फिक्स्ड पोजीशन नहीं था, ये कभी ग्रुप 1 में फिट होता है, कभी ग्रुप 7 में, और इन्होंने आइसोटोप्स को ये प्लेस नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। फाइनली हमारे पास क्या आया, फाइनली हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। ठीक है, जो कि बोर और मॉजले ने दिया था आफ्टर 1913। तो इन्होंने किस बेसिस पर रखा, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर की। ठीक है, तो उनके कुछ मेन फीचर्स थे कि 18 ग्रुप्स थे, और इसमें क्या थे, अगर हम बात करें तो 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। ठीक है, और इन्होंने आइसोटोप्स भी थे, वो ऑटोमेटिकली फिट हो गए। ठीक है, और जो पोजीशन थी वो परफेक्टली मैच कर रही थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हेनरी मॉजले कंट्रीब्यूशन टू पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का बेसिस है वो हेनरी और मॉजले ने दिया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और उन्होंने ये बोला कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि उसका एटॉमिक मास। तो उन्होंने इस बेसिस पर ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को फॉर्मुलेट किया। ठीक है, तो मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई तो किया था, लेकिन उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना था, और यही एक गलती थी। तो इसको रेक्टिफाई किया हेनरी मॉजले ने, और इन्होंने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को लिया। ठीक है, और यही आइडिया था जो एक बहुत ज्यादा बोल सकते हो जीनियस इनकी थिंकिंग बनी। तो अगर मैं बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो ये कहता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का फंक्शन होती हैं, और कह सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। ठीक है, और ये बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, अवाउ प्रिंसिपल की। ठीक है, ये क्या बोलता है, तो ये था कि कैसे आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो फिल होते हैं एनर्जी ऑर्डर के बेसिस पर। ठीक है, ठीक है, तो इस टेबल में इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, और इसी तरह से उन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मुलेशन किया। तो अगर मैं मेंडलीव की बात करती हूँ, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक एक ये था कि वो आइसोटोप्स को एड्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है वो अलग होता है। और क्योंकि उनकी टेबल एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी, तो दो आइसोटोप्स को अलग अलग एलिमेंट्स उन्होंने दो आइसोटोप्स को अलग अलग एलिमेंट माना। ठीक है, जबकि असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो काफी सिमिलर होती हैं, और
उनकी अलग पहचान भी मुश्किल है, ठीक है। तो इसी वजह से उनकी टेबल में ये दिक्कत आई। लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के बेसिस पर करते हैं तो आइसोटोप्स की ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अब आइसोटोप्स को हमने एक ही स्क्वायर या ब्रैकेट में कंसिडर किया था, क्योंकि दोनों जो आइसोटोप्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, बस उनका जो एटॉमिक वेट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अब जो टेबल थी उसमें 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट था सब ग्रुप ए और बी का उसको रिमूव करा गया और ग्रुप थे वो थे 1 से लेके 18 तक, ठीक है। और जो नेम था 0 ग्रुप का उसको चेंज करके क्या रख दिया गया, ग्रुप 18 कर दिया गया, ठीक है। तो ये देखो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अब इस टेबल को अगर ध्यान से देखो तो पहले इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे देखो। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले इन्होंने क्या करा था, पहले अगर आप देखो तो ये कैसे थे, ये था 1A था, ये था 2A, ठीक है। तो ये ऐसे इन्होंने करे थे 1A 2A, फिर 3A 4A 5A 6A 7A और फिर 8 आता था। उसके बाद शुरू हो जाता था हमारा बी ग्रुप, ठीक है, जैसे 1B 2B और ये चलता था 0 ग्रुप तक। ये था हमारा पुराना तरीका। नया तरीका क्या था, सिंपल नंबर दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। तो ये कितना सिंपल था। अब अगर आप क्लियरली देखो तो हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास पीरियड्स कितने हैं, हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारे पास 18 जो थे 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे, ठीक है। अब अगर आप इनकी बात करते हो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, तो इनको एस ब्लॉक बोला जाता है। ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ यहाँ से ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, तो ये है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, तो ये है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो हमारे एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स हैं, ये है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि देखो कि अगर हम बात करें तो जो एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स हैं, ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं 6th और 7th पीरियड से, ठीक है। तो देखो 6th पीरियड में यहाँ पे लैंथेनॉइड्स है और 7th पीरियड पे यहाँ पे क्या है, ये एक्टिनॉइड्स है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलते हैं अब आगे। तो अब हम यहाँ आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे। तो जो भी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उस हिसाब से एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ग्रुप 1, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो ग्रुप 1 है उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और जो ग्रुप 2 है उनको क्या बोलते हैं हम, एल्कलीन अर्थ मेटल, ठीक है। तो एक कंबाइनली क्या है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो ग्रुप 1 को एल्कली मेटल बोला जाता है और ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो बोला जाता है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जो इनको दूसरे एलिमेंट से अलग बनाता है, तो फर्क ये है कि न्यूट्रल स्टेट में इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। मतलब ये कि जब न्यूट्रल एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल होता है, इसीलिए इस ऐसे एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं फर्दर देखूं तो एस ब्लॉक इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS122। इसका मतलब है कि वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है NS, जहां N क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और S क्या है हमारा ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है पोजीशन पर पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। अब अगर देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रुप 13 से लेके 18 तक, पर हम यहाँ पे हीलियम को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। तो ग्रुप 13 से लेकर 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इस ब्लॉक में आते हैं। तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन
p ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इनको p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, पर हम क्या करते हैं, इसमें हीलियम को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर आपको याद हो तो अगर हम हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो कितना है, 1s2 है। ठीक है, हीलियम को ग्रुप 18 में इसीलिए रखा गया है क्योंकि हीलियम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कुछ नोबल गैसेस से मैच करती हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अलग होता है एज कंपेयर्ड टू p ब्लॉक। ठीक है, अब अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p ब्लॉक की, तो वो क्या है, ns2 np1 से लेके 6 तक। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और p में एलिमेंट के पोजीशन के अकॉर्डिंग 1 से 6 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम इनको इन नाम से भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कंटेन करते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के, और ये वाइड रेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, या फिर मेटलॉइड्स हो गया। ठीक है, तो इनको बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनालॉमस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो कि डायगोनल रिलेशनशिप के हिसाब से एस और पी ब्लॉक के हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बाकी ग्रुप के मेंबर से अलग होती हैं। तो अगर आप एस ब्लॉक देखो तो उसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे लिथियम है। ठीक है, हम हाइड्रोजन कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं। तो लिथियम एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, यानी अल्कली मेटल का पहला मेंबर। ठीक है, इसीलिए लिथियम की प्रॉपर्टीज बाकी ग्रुप के एलिमेंट से मैच नहीं करती, मतलब अलग होती हैं। ठीक है, और फिर पी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है सबसे पहला बेरिलियम। तो वैसे ही बेरिलियम के लिए भी होता है। ठीक है, सेम एप्लीकेबल है बोरॉन के लिए, फिर कार्बन के लिए। तो इन सब में पहले मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से अलग होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेकिन जो सेकेंड पीरियड के 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये डायगोनल सिमिलैरिटी दिखाते हैं कुछ एलिमेंट्स के साथ। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से तो सिमिलर नहीं होती हैं, लेकिन ये अपने डायगोनल एलिमेंट्स के साथ सिमिलैरिटी दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये डायगोनल सिमिलैरिटी दिखाते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के साथ, जो कि थर्ड पीरियड में प्लेस्ड होते हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकंड पीरियड की, तो क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और थर्ड पीरियड में क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो लिथियम के डायगोनल क्या है, मैग्नीशियम, बेरिलियम के डायगोनल क्या है, एल्यूमिनियम, और बोरॉन के डायगोनल क्या है, सिलिकॉन। तो लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, और बोरॉन सिलिकॉन से क्या दिखाते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक हैं, इन सभी को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये डी ब्लॉक में जाता है। जैसे हमने एस ब्लॉक में बोला कि एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है और पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है, वैसे ही डी ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ये डी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, अब इसकी एक चीज समझो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि डी, अब देखो डी एलिमेंट्स को हम, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इनके जो लास्ट 2 शेल्स हैं, जो आउटर प्लस सेकंड आउटर शेल है, ये इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 शेल्स में होते हैं, एक n-1 डी सब शेल में
और एक NS सब शेल में, ठीक है। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन, ठीक है, 3d6 4s2। तो अगर मैं लास्ट शेल की बात करूं तो N यहाँ पे क्या है? 4 है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं? 2, 4s2। तो ये आउटर मोस्ट शेल है, ये इनकम्प्लीट है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर मैं N-1 की बात करूं तो वो क्या है? यहाँ पे 3 और 3d6 है, जो हमारा सेकंड आउटर शेल है। तो ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि D में कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन से होल्ड कर सकता है। तो इसीलिए इसके जो दोनों शेल्स होते हैं ये इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या है? N-1 D 1 से लेके 10 तक, NS 0 से लेके 2 तक, ठीक है। तो N-1 D सबशेल में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। जो D सबशेल है वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्ड कर सकती है, इसलिए इसकी जो रेंज होती है 1 से लेके 10 तक होती है। और NS सबशेल में क्या होगा? 0, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो नॉर्मली होता है, नॉर्मली ये NS2 होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के केसेस में ये NS1 हो जाता है, जैसे क्रोमियम के केस में या फिर कॉपर के केस में, ठीक है। और आयनिक स्टेट में ये NS0 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 3d1 4s2। तो क्या है? N-1 D1 NS2, ठीक है। अगर मैं बात करूं आयरन की, एटॉमिक नंबर 26। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आउटर 3d6 4s2। तो N-1 D6 NS2, ठीक है। तो ये है हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है, इसीलिए उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। और क्योंकि N-1 D और NS दोनों शेल इनकम्प्लीट होते हैं, तो ये दिखाता है 2 आउटर मोस्ट शेल्स जो है वो इसके इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब चलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स पर। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? N-2 F 1 से लेके 14 तक, N-1 D 0 से लेके 1 तक, NS2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो N-2 F, तो F सबशेल में 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि F सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ N-1 D की, तो डी सबशेल एम्प्टी हो सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये ले सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं NS2 की, तो आउटर मोस्ट शेल में S सबशेल ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम फर्दर देखें तो जैसा कि यहाँ पे भी क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो F ऑर्बिटल में एंटर करता है, ठीक है। अब अगर F ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे 2 सीरीज होती है, ठीक है। 4F जिसको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, और 5F जिसको हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो N होता है वो 6 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है लैंथेनॉइड्स के केस में? 4F 1 से लेके 14 तक, 5D 0 से लेके 1 तक, 6S2, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स में 5D कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसीलिए 5D 0 1 लिखते हैं, हम इसको 0 से लेके 1 तक लिखते हैं, ठीक है। वही अगर मैं एक्टिनॉइड्स की बात करूं तो यहाँ पे N जो होता है वो 7 होता है। तो फॉर्मूला क्या है? 5F 1 से 14, 6D 0 से 1, 7S2, ठीक है। तो एक्टिनॉइड्स में एक्सेप्शंस ज्यादा होते हैं क्योंकि 5F और 6D की जो एनर्जीज होती हैं वो ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती हैं, ठीक है। और F ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 100 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब पीरियोडिक टेबल में नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिनका एटॉमिक नंबर जो था वो 100 से ज्यादा था, तो उनके परमानेंट नाम डिसाइड होने में टाइम लगता, ठीक है। तो तब तक आयुपेक ने एक टेम्पररी सिस्टम नेम बनाया।
तो ये नाम उनके एटॉमिक नंबर के डिजिट से बनता है। किससे बनता है? एटॉमिक नंबर की डिजिट से। ठीक है, तो इसमें बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल है कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के 3 डिजिट को अलग अलग लिखो। ठीक है, और हर डिजिट का एक नाम या फिर रूट होता है, और इन रूट्स को फिर जोड़ दो और एंड में क्या करो? IUM लगा दो। देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। अब पहले देखो, मैं यहाँ पे मैंने बोला था कि हर डिजिट का एक नाम, रूट जो होता है, हर डिजिट का एक नाम होता है। 0 डिजिट का नाम क्या होता है? निल। एब्रिविएशन क्या है? N। 1 का क्या होता है? UN, और एब्रिविएशन क्या है? U। वैसे ही 2 का होता है बाय, और इसकी एब्रिविएशन है B। 3 का होता है ट्राई, इसकी एब्रिविएशन क्या है? T। 4 का होता है क्वाड, इसकी एब्रिविएशन है Q। 5 का होता है पेंट, इसकी एब्रिविएशन है P। 6 का होता है हेक्स, इसकी एब्रिविएशन है 7। ठीक है, सॉरी, इसकी एब्रिविएशन है H। 7 का होता है सेप्ट, इसकी एब्रिविएशन है 8। 8 का होता है ऑक्ट, इसकी एब्रिविएशन है O। और 9 का होता है ENN, इसकी एब्रिविएशन है E। तो ये एब्रिविएशन है और ये इनके नाम है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, एग्जाम्पल लो, सपोज आपके पास एटॉमिक नंबर है 101। तो बेसिक रूल क्या कहता है कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के 3 डिजिट्स को अलग अलग देखो। तो 101, 1 के लिए रूट वर्ड क्या था? UN। 0 के लिए क्या था? NIL। और फिर 1 के लिए क्या है? UN। और क्या कहा था मैंने? इन रूट्स को जोड़ दो और एंड में क्या ऐड कर दो? IUM। तो ये बनता है इसका नाम। ठीक है, तो इनको ऐसे करके इनका जो नॉमेनक्लेचर था वो बताया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक रेडियस एंड अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, तो इनको अरेंज करा गया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स थे ये डिस्प्ले करते हैं सेवरल अदर ट्रेंड्स। ठीक है, और हम इनको यूज कर सकते हैं पीरियोडिक लॉ में एंड टेबल फॉर्मेशन में, ताकि हम उनकी फिजिकल, केमिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सके। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझो कि कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नीचे डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस सिंपली वो डिस्टेंस होता है जो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल तक होता है। ठीक है, यानी एटम का साइज। तो एटॉमिक रेडियस किसके बराबर है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो जो एटॉमिक रेडियस है ये 2 टाइप का हो सकता है, डिपेंड करता है एलिमेंट किस टाइप का है। एक टाइप है यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस। तो जब 2 नॉन मेटल बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, तो उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ जो होता है वो किसके बराबर होता है? कोवेलेंट रेडियस के। और अगर मैं बात करूं मेटालिक रेडियस की, तो मेटल्स में एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस का जो हाफ होता है, उनके न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस का जो हाफ होता है वो किसके बराबर होता है? मेटालिक रेडियस के। ठीक है, तो नॉन मेटल्स का कोवेलेंट रेडियस, मेटल्स का क्या हो गया हमारे पास? मेटालिक रेडियस। तो अब एक पीरियोडिक ट्रेंड था एटॉमिक रेडियस का कि जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। तो जो अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में होते हैं, तो उनका जो साइज होता है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली याद रखो, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं साइज कम होता है क्योंकि न्यूक्लियस का पुल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे जाते जाते न्यू शेल्स जो है वो ऐड होती हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस जो है वो बढ़ता है। ठीक है, इवन दो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बट शेल्स का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो जो एटम है वो बढ़ता है। ठीक है, अब जो एटॉमिक रेडियस होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है कोवेलेंट रेडियस, एक मेटालिक रेडियस और एक वंडर वाल रेडियस।
तो जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो नॉन मेटल्स के लिए होता है, मेटालिक रेडियस मेटल्स के लिए होता है, और वॉन्डरवाल रेडियस उन एटम्स के लिए जो बॉन्ड नहीं बनाते बट वो क्लोज आ सकते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये यूजुअली सबसे बड़ा रेडियस होता है। हम एक एक करके अब सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स में हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। तो कोवेलेंट रेडियस, अगर हम मान लो हमारे पास कोई एक होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि ले लो AA, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है, सेम है, तो ये कि होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हमने ले लिया तो इसका रेडियस क्या होगा, तो कोवेलेंट रेडियस सिंपली इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको इनका रेडियस मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू DA से A अपॉन 2, जहां पे ये DA टू A क्या है, ये बॉन्ड लेंथ है, यानी दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के बीच का ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ दूसरे टाइप की, तो अगर हम कोई हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल ले, जैसे AB, जिसमें ये अलग अलग है A और B, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है A और B के बीच में वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर काई A माइनस काई B का डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाए, इसका मतलब है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो ऐसे केस में आयनिक बॉन्ड बनने के चांस हो सकते हैं। लेकिन हम कोवेलेंट रेडियस डिफाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम दो एलिमेंट्स लेते हैं जिनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये छोटा होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आप कैसे दोगे, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या होगी, सिंपली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, D से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि बॉन्ड AB है। ठीक है, तो ये दो एटम्स के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, DA से B दैट इज इक्वल टू RA प्लस RB। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंडिविजुअल रेडियाई का समीशन, यानी A और B के रेडियाई को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो RA प्लस RB आपको बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस देगा। ठीक है, जहां पे RA और RB क्या है, ये यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट रेडियाई है A और B का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और अगर हम बात करें काई A और काई B की, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है A की और B की। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम काय A और काय B जो है वो कंसिडरेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, तो इस केस में क्या होगा, जो D A से B है वो किसके बराबर है, RA प्लस RB माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। तो देखो शुरू में हमने एक नॉर्मल केस देखा था, ठीक है, जब काय और काय बी का डिफरेंस था वो बहुत छोटा था, तो हमने क्या करा, सिंपली दोनों के रेडियस RA और RB को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर काय A माइनस काय B का डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे, तब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सिर्फ RA प्लस RB नहीं होती, क्योंकि यहाँ ओवरलैप का केस आ जाता है और भी काफी सारे फिनोमिनन्स आ सकते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है RA प्लस RB माइनस ये वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, इसीलिए एटम्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि RA प्लस RB एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होता है, ये DAB के बराबर, तो जो RA प्लस RB ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, आप इसको DAB के बराबर नहीं बोल सकते, बल्कि DAB से ये क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा अमाउंट जो कि 0.09 है, काय A माइनस काय B, हम क्या करते हैं, इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं दूसरा टाइप की, जो कि है हमारा मेटालिक रेडियस। तो मेटल्स के केस में R डैश को आप सिंपली डिफाइन किया जा सकता है, या फिर मेटालिक रेडियस को आप कैसे लिख सकते हो, D डिवाइडेड बाई 2, जहां पे क्या होगा, जहां पे जो R डैश जो कि मेटालिक रेडियस है वो एटम के एक्चुअल साइज से बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे D क्या है, D वो एडजेसेंट मेटल आयंस के बीच का डिस्टेंस है मेटालिक लैटिस में। तो जब आप एक मेटालिक लैटिस लेते हो
तो दो एडजेसेंट मेटल आयंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको d बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इस d को 2 से डिवाइड कर देते हो तो हमें मेटालिक रेडियस मिलता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे r डैश से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं तीसरे टाइप पे, जो कि है हमारा वॉन्डर वॉल्स रेडियस। ठीक है, अब वॉन्डर वॉल्स रेडियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे समझो कि जब दो नॉन बॉन्डेड एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं लेकिन वो बॉन्ड नहीं बनाते, तो जब वो बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाते हैं तब उनके न्यूक्लियाई के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम d बोलते हैं। ठीक है, तो इस डिस्टेंस का हाफ कर दोगे, वो किसके बराबर है? वॉन्डर वॉल रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे d क्या है? d है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ आइडेंटिकल टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो सिंपली बोल सकते हो कि जब एटम्स बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ क्लोज अप्रोच करते हैं, तो उनका जो रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है? वॉन डर वाल्स रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो रेडियस है ये सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो R1 है, तो R1 एक्चुअल एटम के साइज से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब हमने पूरा मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, अब पूरे मॉलिक्यूल का एरिया या कह लो इफेक्टिव एरिया वो एक्चुअल एटम के एरिया से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सेम चीज दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी होती है। जब हम दोनों मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां आपका जो कैलकुलेटेड रेडियस एक्चुअल साइज से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल ने ओवरऑल एरिया है वो ज्यादा ऑक्यूपाई करा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो अगर आप ये ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा होता है वॉन डर वाल रेडियस, फिर मेटालिक रेडियस और फिर कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो जब एटम्स हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो उसमें इंटर एटॉमिक रिपल्शन जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड नहीं है इसीलिए वो एक सर्टेन दूरी से ज्यादा पास नहीं आ सकते, इसीलिए वॉन डर वाल रेडियस एक्चुअल एटॉमिक साइज से बड़ा दिखाई देता है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में एटम सबसे पास आते हैं तो इसका इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस है। मेटालिक बॉन्ड में मॉडरेट स्पेसिंग होती है इसलिए इसका मीडियम रेडियस है। और वॉन्डर वॉल्स में वॉन्डर वॉल कॉन्टैक्ट में एटम सबसे दूर होते हैं, इसीलिए ये क्या है? इसका लार्जेस्ट रेडियस है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनर्ट गैस का जो रेडियस होता है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम इनर्ट गैस की बात करें जैसे कि हीलियम, नियोन या आर्गन, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये बस लूजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है? वॉन डर वाल्स रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, और वॉन डर वाल्स रेडियस नेचुरली सबसे बड़ा होता है। तो आप इजीली बोल सकते हो कि नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाती और उनका जो रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है? वॉन डर वाल्स के, इसीलिए ये क्या होता है? बहुत लार्ज होता है। ठीक है, अब फर्दर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे किसकी? आयनिक रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, तो आयनिक रेडियस क्या है? ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस से टू द आउटर मोस्ट शेल इन एन आयन। ठीक है, यहाँ पे हम न्यूट्रल एटम नहीं लेते, आयन लेते हैं। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके आयन बनता है तब उसका जो साइज है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उस चेंज्ड साइज को आयनिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे केटाइनिक रेडियस वर्सेस न्यूट्रल एटम देखूं, तो केटाइन मतलब पॉजिटिव आयन, मतलब उसने क्या करा है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा है। जैसे सोडियम से क्या हो गया? Na+, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो जो केटाइनिक रेडियस होता है वो स्मॉलर होता है न्यूट्रल एटम से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करते ही जो एंटायर आउटर शेल है वो रिमूव हो जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो साइज है वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस और अगर हम एनायनिक रेडियस वर्सेस न्यूट्रल एटम देखें, तो एनायन मतलब उसने नेगेटिव आयन गेन किया है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जैसे Cl से क्या हो गया? Cl-। तो जो एनायनिक रेडियस होता है वो ग्रेटर होता है न्यूट्रल एटम से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन
गेन होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाता है और जो क्लाउड है वो एक्सपैंड हो जाता है। तो जो साइज है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चार्ज वर्सेस आयनिक रेडियस का ट्रेंड देखेंगे तो ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर इज इट्स रेडियस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से देखो कि अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा क्या है, O2 माइनस, फिर O माइनस और फिर O। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो रेडियस भी क्या है, बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात की गई है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं, जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं O2 माइनस, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे ही F माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सोडियम प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है ये सेम होता है, पर इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो Z है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो आयनिक रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो जिसका Z मतलब जिसके प्रोटॉन्स है वो ज्यादा होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उसका जो रेडियस है वो स्मॉल होगा। और जिसका Z कम है वो कम अट्रैक्ट करेगा और उसका जो रेडियस है वो क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 1 से लेके 8 तक। ठीक है, तो जो भी अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखे वो हम अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक नंबर किसके इक्वल होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो पीरियड नंबर पीरियड में एलिमेंट के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। और चौथा ऑप्शन क्या है कि ये मैक्सिमम एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियड। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्योंकि हर पीरियड एक नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के साथ शुरू होता है, तो जब हम सेकंड से थर्ड पीरियड में जाते हैं तो पहले सेकंड पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऑर्बिटल्स और सबशेल्स फिल होते हैं और फिर थर्ड पीरियड आता है। ठीक है, तो थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिल होता है। इसका मतलब है हर पीरियड एक नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के साथ शुरू होता है। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर उस पीरियड में किसी भी एलिमेंट के मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिफर करता है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। अगले सवाल में क्या पूछा गया है कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स का कौन सा पेयर है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। 1322, 311, 424 या फिर 24। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 3 और 11। ठीक है, तो जो पेयर सेम ग्रुप में आते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होगा। जिस पेयर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम होगा। ठीक है, तो सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर हम एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 11 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सिर्फ n की वैल्यू चेंज होती है। बाकी अगर हम देखें तो 3 के लिए क्या है, 1s2 2s2। ठीक है, और 11 के लिए क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप देखोगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, लेकिन जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। देखो 3 के लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s1, 11 के लिए क्या है, 3s1। ठीक है, बस क्या हुआ, सिर्फ इसकी n की वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में क्या है कि हम जानते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं।
तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहला ये है कि दोनों बेसिक कार्बोनेट्स बनाते हैं। दूसरा ये है कि दोनों सॉल्युबल कार्बोनेट्स बनाते हैं। तीसरा ये है कि दोनों नाइट्राइड्स बनाते हैं और चौथा ये है कि लिथियम या मैग्नीशियम नाइट्राइड्स को हीट करते ही तो NO2 और O2 बनते हैं। तो बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों बेसिक कार्बोनेट्स बनाते हैं। अब देखो कि जो लिथियम और मैग्नीशियम है वो पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनकी कई केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती हैं। तो लिथियम और मैग्नीशियम में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको उनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन था पूछा गया था। तो अगर अब यहाँ पे देखोगे तो जो मैग्नीशियम है वो बेसिक कार्बोनेट बना सकता है, ठीक है। जैसे कि MgCO3 प्लस MgOH होल ट्वाइस, ये क्या बनाएगा, बेसिक कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम के बेसिक कार्बोनेट जो है वो स्टेबल होते हैं क्योंकि Mg2 प्लस का जो साइज है वो छोटा होता है और उसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो एप्रोप्रिएट होती है। लेकिन जो लिथियम है, लिथियम जो है वो बेसिक कार्बोनेट्स नहीं बनाते हैं। लिथियम बस एक नॉर्मल कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं Li2CO3 की तो ये नॉर्मल कार्बोनेट है, ठीक है। इसके अलावा बेसिक कार्बोनेट फॉर्म ये नहीं करता है। इसका रीजन क्या है कि Li प्लस का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है और इसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ये CO3 2- को डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए स्टेबल बेसिक कार्बोनेट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये रिएक्शन दी गई है, 5 Mg प्लस 6CO3 2- प्लस 7H2O gives 4 MgCO3 डॉट MgOH होल ट्वाइस डॉट 5H2O प्लस 2HCO3-, ठीक है। तो ये रिएक्शन शो करता है कि Mg बेसिक कार्बोनेट जो है वो बनाता है। तो मैग्नीशियम वाटर प्लस कार्बोनेट आयन, ये रिएक्शन से एक बेसिक कार्बोनेट प्लस बाय कार्बोनेट देता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या बोला गया है कि फ्लोरीन और नियॉन के एटॉमिक रेडियस क्या होंगे, ठीक है। हमें आर्मस्ट्रॉन्ग में बताना है। ऑप्शन है 0.72, 1.60, 1.60, 1.60 या फिर दोनों का 0.72 या फिर डी है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि क्या होंगे। तो यहाँ पे देखो इनके जो सही आंसर है वो है 0.72 और 1.60। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्लोरीन का जो रेडियस है वो कितना होगा, 0.72 एंगस्ट्रॉम। ये कोवैलेंट रेडियस होता है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन एक एटम मिलकर FF बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में एटम जो है वो बहुत क्लोज आ जाते हैं, इसीलिए कोवैलेंट रेडियस जो होता है वो छोटी होती है। और कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन अ मॉलिक्यूल। वहीं अगर मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन का रेडियस क्या है, 1.60 एंगस्ट्रॉम। ये वंडरवॉल रेडियस होता है क्योंकि नियॉन क्या है, एक इनर्ट गैस है, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता। जो एटम्स है वो बॉन्डेड नहीं होते हैं, सिर्फ वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। तो इसीलिए जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, तो जो रेडियस है वो भी क्या होता है, बड़ा होता है। और वंडरवॉल रेडियस किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। तो जो वंडरवॉल रेडियस होता है वो हमेशा कोवैलेंट रेडियस से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए नियॉन का रेडियस जो है वो फ्लोरीन से बहुत बड़ा होता है। अब देखो अगला सवाल। अगले सवाल में पूछा गया है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा आयंस है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी आयनिक रेडियस की, ठीक है। ऑप्शंस है Li+3, B3+, F- या फिर O2-। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, O2-, ठीक है। तो एक केटायन का जो आयनिक रेडियस है वो उसके पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है, जबकि एक एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से लार्जर होता है, ठीक है। अब अगर हम कोई भी एटम लेते हैं और उसका एनायन और केटायन कंसिडर करते हैं तो एनायन का आयनिक रेडियस हमेशा उस एटम से ग्रेटर होगा और केटायन का रेडियस हमेशा उस एटम से लेस होगा, ठीक है। क्योंकि एक केटायन का आयनिक रेडियस उसके पेरेंट एटम से क्या होता है, स्मॉलर होता है, जबकि एक एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से लार्जर होता है।
तो जब एक आयन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है तो उसका रेडियस और भी लार्ज हो जाता है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक आयन पर होगा उतना ही उसका रेडियस जो है वो लार्ज होगा। इसीलिए O2 नेगेटिव का जो आयनिक रेडियस है वो हाईएस्ट होगा। मतलब ऑक्साइड आयन का जो आयनिक रेडियस है वो सबसे लार्जेस्ट है इन सब में। ठीक है, अब देखो अगले सवाल में क्या पूछा गया है कि इनमें से एलिमेंट्स की कौन सी सीरीज में नियरली सेम एटॉमिक रेडियस होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। तो बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इसका अगर सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड होते हैं। ठीक है, एक नया शेल ऐड नहीं होता है क्योंकि ये एक ही, अगर हम देखें गिवन हुए ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम पीरियड से जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो एक गिवन सीरीज में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पहले 5 एलिमेंट्स के लिए डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करते हैं और उसके बाद वो ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे ही पेयरिंग शुरू होती है पेयर का रिपल्शन जो है वो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ जाता है। तो ये रिपल्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करता है और उसे नॉर्मलाइज करता है। इसीलिए नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक रेडियाई जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर के केस में भी जो रेडियाई है वो क्या होगा, सेम रहता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या पूछा गया है कि क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसा क्यों है। फर्स्ट के उनके साइज सेम है, दूसरा क्लोरीन आयन बिगर है पोटेशियम आयन से, तीसरा जो है पोटेशियम आयन है वो रिलेटिवली बड़ा है, और चौथा क्या है कि उनका जो साइज है वो डिपेंड करता है अदर केटायन और एनायन पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि जो क्लोरीन है उसका जो साइज है वो बड़ा है पोटेशियम से। अब अगर मैं बात करूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्लोरीन माइनस में कितने होते हैं 18 और पोटेशियम प्लस में कितने होते हैं 18, दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो रूल क्या है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है वो आयन साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये इसका रूल होता है। तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर चार्ज की तो Cl माइनस में कितना है, इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं 17, और न्यूक्लियर चार्ज अगर मैं बात करूं K प्लस में तो कितना है 19। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स तो है वो सेम है 18, पर प्रोटॉन्स K प्लस में है वो ज्यादा है, कितने हैं 19 है। तो प्रोटॉन्स अगर ज्यादा है तो वो पुल ज्यादा करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास टाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो रेडियस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए जो K प्लस है वो छोटा होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं Cl माइनस की तो उसमें 17 प्रोटॉन होते हैं, तो पुल कम होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड है, तो जो रेडियस है वो बड़ा है, इसीलिए Cl माइनस आयन है वो बड़ा होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। इसमें दिया गया है कि O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। इनका जो आयनिक रेडिया है वो क्या शो करेगा, इंक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू F माइनस एंड देन डिक्रीज फ्रॉम Na प्लस टू Al3 प्लस, या फिर डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू F माइनस एंड देन इंक्रीज फ्रॉम Na प्लस टू Al3 प्लस, या फिर सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस, या फिर सिग्निफिकेंट इंक्रीज, और लास्ट है सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस। तो अगर मैं बात करूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन की, तो इसमें क्या होता है, जो आयनिक रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/z के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो अगर मैं बात करूं O2 माइनस की तो यहाँ पे इसका Z क्या है, एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का क्या है 9 है, सोडियम का क्या है 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयनिक रेडियस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर की। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा O2 माइनस, फिर F माइनस, फिर Na प्लस, फिर Mg2 माइनस और फिर Al3 प्लस। ठीक है,
तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस, ठीक है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप जो आज हमने कवर करा सभी को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।